बहुत लंबे समय से जो हर एक भारतवासी को एक दुविधा में डाल के चीज ने रखा है वो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुली चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया, तो अचानक सीज फायर क्यों? अचानक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट एक सीज फायर में क्यों आया? आज इस वीडियो में इस पूरी चीज के ऊपर एक गहराई से परछाई डालकर चीज को समझने के बाद आपके मन की ये दुविधा खत्म हो जाएगी। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय आजादी के बाद भारत ने एक निर्णय लिया था कि हम परमाणु जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए और परमाणु लेवल पर हेल्थ केयर के लिए प्रयोग करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हुए यह बात बोली थी कि भारत को अगर विकास के कार्य में आगे बढ़ना है तो न्यूक्लियर लेवल पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको हम छोड़ नहीं सकते। होमी जहांगीर बाबा के लीडरशिप में भारत ने एक निर्णय ये लिया कि हम सिविलियन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे। सिविलियन टेक्नोलॉजी में हमने ये बोला कि हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके भारत को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ाएंगे, एक क्लीन एनर्जी के सोर्स के तहत उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ परमाणु लेवल पर जो हेल्थ केयर में बेनिफिट्स हैं, कोबाल्ट 60 के कैंसर थेरेपी से लेकर कीमोथेरेपी के, वो भी हम भारत में इंडिजिनस तरीके से डेवलप करके एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन नेहरू को 1950 के दशक में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था और सवाल उस समय की ऑपोजिशन ने ये पूछा कि यदि भारत एक सिविलियन प्रोग्राम बनाता है, सिविलियन न्यूक्लियर लेवल पर प्रोग्राम चलाता है, तो क्या भारत आने वाले समय में एक मिलिट्री लेवल पर भी जा पाएगा? क्या भारत कभी परमाणु बम बनाएगा? इसका जवाब नेहरू ने बड़े सटीक तरीके से दिया। नेहरू ने कहा कि भाई मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मुझे साइंस की नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम ऊर्जा के लिए और हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए परमाणु का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। ये जवाब इसलिए सटीक था क्योंकि इस जवाब से एक चैप्टर भारत की हिस्ट्री में ओपन रहा कि आने वाले भारत के प्रधानमंत्रियों को यदि कभी ये बात की आवश्यकता लगती कि भारत की सुरक्षा के लिए उसको एक परमाणु बम बनाने की आवश्यकता है, तो वो अपना परमाणु बम अपने आप बना पाती। इस कॉन्टेक्स्ट में होमी जहांगीर बाबा के लीडरशिप में 1962 तक चीजें चलती रही। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई, इस झड़प के बाद चीजें बदलने लगी। बदली भी इस प्रकार से कि 1962 के बाद भारत और सोवियत के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि सोवियत ने भारत को बोला कि हम आपको हेवी मशीनरी देंगे, लेकिन इस हेवी मशीनरी के कवर के पीछे छुपा था यूरेनियम का सप्लाई। इस हेवी मशीनरी के कवर के पीछे छुपा था यूरेनियम को प्रोसेस करने का इक्विपमेंट। इसके साथ साथ सोवियत ने भारत को शील्डिंग मटेरियल भी दिया और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आज की डेट में एक रियलिटी है। सोवियत ने बहुत सारे रिएक्टर्स भारत को भी दिए। रिएक्टर्स को बनाने के साथ साथ उनका सपोर्ट भारत को दिया। सोवियत ने अपने देश में वीवीआर टाइप के रिएक्टर्स न्यूक्लियर लेवल पर बना के रखे थे। उन्होंने ये वीवीआर टाइप के रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करी। आज भारत के जितने भी हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं वो वीवीआर स्टाइल ऑफ सोवियत यूनियन पे बेस्ड है। लेकिन ये चीजें यहीं तक नहीं थी। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के बादल छा रहे थे, उस दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1971 की लड़ाई से चंद महीने पहले भारत और सोवियत के बीच में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई। इस ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के अंदर एक सीक्रेट प्रोटोकॉल था। इस सीक्रेट प्रोटोकॉल के तहत सोवियत ने यह निर्णय लिया था कि वो भारत को म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी और इस म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन के तहत सोवियत ने भारत को न्यूक्लियर एक्सचेंज प्रोवाइड करने की बात करी। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन होगा, ये इन रियलिटी एक न्यूक्लियर एक्सचेंज एग्रीमेंट था। इसके तहत भारत को सोवियत की तरफ से यूरेनियम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो कि सोवियत ओरिजिन यूरेनियम था, वो मिलना शुरू हुआ। एनरिचमेंट करने के लिए जो केमिकल्स की आवश्यकता थी, सोवियत ने चेकोस्लोवाकिया से उस समय भारत को दिलवाई। और इसके साथ साथ आने वाले लगभग 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने भारत की जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल थी, उस पूरी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को कंप्लीट करके हमारा समर्थन उस लेवल पर किया। गेम तो तब आगे बढ़ा जब 1973 में सोवियत ने शिपमेंट्स भेजे भारत की ओर, वैक्यूम पंप्स के, प्रिसिशन टूल्स के, रेडियो केमिकल प्रोसेसिंग गियर के। और इसके साथ साथ भारत ने एक और अग्रीमेंट सोवियत के साथ साइन किया जिसका नाम था अग्रीमेंट फॉर साइंटिफिक एक्सचेंजेस। इस साइंटिफिक एक्सचेंज अग्रीमेंट के तहत भारत को कंप्लीट सपोर्ट मिला 1971 से लेकर 1973 तक, जिसमें भारत के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट सोवियत जाकर ट्रेन होकर आए। और ट्रेनिंग के बाद 1974 में भारत ने अपना सबसे पहले पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। जब ये भारत ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में किया, उस दौरान सोवियत का जो समर्थन भारत को था, सोवियत की तरफ से जो टेक्निकल सपोर्ट और साइंटिफिक लेवल पर जो सपोर्ट भारत को मिला, वो भारत आज तक कभी भी नहीं भूल पाया और ना ही कभी शायद भूल पाएगा। लेकिन चीजें यहीं नहीं रुकी। दिक्कत सारी ये थी कि जब सोवियत ने भारत की इतनी मदद करी, इस मदद के बाद जब भारत को एक प्रकार से न्यूक्लियर लेवल पर उन्होंने तैयार किया, न्यूक्लियर लेवल पर तैयार करने के बाद दिक्कत आई सबसे बड़ी कि अमेरिका इस चीज से बड़ा खफा हो गया।
1974 में जब भारत ने अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो उस एक्सप्लोजन करने के बाद अमेरिका को ये बात लगने लगी कि भारत जो है वो सोवियत कैंप का एक फॉलोअर है। अमेरिका ने अपने निर्णय बनाने शुरू कर दिए और अपने थिंक टैंक्स के थ्रू रिसर्च शुरू करवाकर ये बातें बोलने लग गए कि जो भारत की नॉन अलाइनमेंट की पोस्चरिंग है वो एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि वो प्रो सोवियत अलाइनमेंट ही है। खैर भारत क्योंकि उस समय अमेरिका से अलाइन करता नहीं था, सोवियत से ज्यादा डिपेंड था, तो उन्होंने ये एक नजरिया अपने मन में बना लिया। और जब उन्होंने देखा कि भारत ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है 1974 में, इसके बाद अमेरिका की रणनीति ये थी कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए जाए। सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका ने 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसको आज हम NSG के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और भी बोली। उन्होंने कहा कि जो भी ये 1974 में भारत ने किया, ये जो सोवियत की कैपेबिलिटी की मदद से भारत को जितना भी समर्थन न्यूक्लियर लेवल पर मिला, ये समर्थन कोई नॉर्मल समर्थन नहीं था। अमेरिका ने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि ये समर्थन के तहत सोवियत ने और भारत ने मिलकर ग्लोबल न्यूक्लियर लेवल का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है। अमेरिका ने इसको अपने ऊपर एक पर्सनल असॉल्ट ले लिया कि जो मेरा बनाया हुआ ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है, भारत ने और सोवियत जैसे देशों ने मिलकर इसको कैसे आज की डेट में चैलेंज कर दिया। सोवियत तो चलो मेरे टक्कर का था, लेकिन भारत कैसे? इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के अंदर उस समय 1974-75 में एक बड़ी गहरी चिंतन हुई। इस चिंतन के दौरान जो डिस्कशन के बाद एक पॉइंट फाइनली कंक्लूड हुआ वो ये था कि अमेरिका ने कहा कि सिंपल बात है, चीज बड़ी सिंपल है कि सोवियत को आज हमें टैकल करना है। सोवियत को यदि टैकल करना है तो उसको टैकल करने के लिए पहले भारत को निप करो। उन्होंने कहा कि यदि भारत को पूरा का पूरा सोवियत समर्थन था और आज अगर भारत के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है और इस कैपेबिलिटी के पीछे अगर सोवियत का हाथ है, तो हमें इस भारत की कैपेबिलिटी को कमजोर करना है। इस भारत की कैपेबिलिटी को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने एक निर्णय लिया कि साउथ एशिया में यदि सोवियत भारत को अगर प्रॉप अप कर रहा है तो वही गेम हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का निर्णय 1975 में यह था कि ठीक है, जो सोवियत ने भारत के साथ पिछले 20 सालों में किया, हम वही चीज एक एक्सेलरेटेड तरीके से पाकिस्तान के साथ करेंगे। पाकिस्तान के साथ ये करने से क्या होगा कि भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी न्यूट्रलाइज होगी। पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज करने में दूसरी चीज ये होगी कि हमारे पास एक ऐसा स्टेट न्यूक्लियर लेवल पर तैयार हो जाएगा जिसका कल को अगर हमें प्रयोग या दुरुपयोग करना हो वो हमारे हाथ में है। और उस समय वो ये भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी क्योंकि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ थी जो सोवियत संघ के हिस्से थे, तो क्यों ना पाकिस्तान को प्रॉप अप करके सोवियत संघ के एकदम बॉर्डर पर एक ऐसा न्यूक्लियर लेवल पर प्लेयर खड़ा कर दिया जाए जिससे कि सोवियत संघ जो है वो भी परेशान हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में CIA ने पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान, जो कि गॉडफादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है आज की डेट में वर्ल्ड का, उसका समर्थन करना चालू किया। अब्दुल कादिर खान ने बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स यूरेंको से हॉलैंड में जहां पर वो काम कर रहा था उनको 1975 में चोरी करके वो पाकिस्तान लेकर आया। पाकिस्तान लाने के बाद उन ब्लूप्रिंट्स के तहत उसने सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं करी, बल्कि पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट्स जब उसके पास वहां पर पहुंचे तो उन ब्लूप्रिंट्स का प्रयोग करके उसने सऊदी अरेबिया से पैसा मांगकर अमेरिका की देखरेख में वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके जो यूरोप की थी, उनसे स्पेयर पार्ट खरीदने चालू करे। ये एक पूरी मिली भगत थी। 1975 के बाद अब्दुल कादिर खान की मदद सिर्फ अमेरिका ने अकेले नहीं की, सिर्फ सऊदी अरेबिया ने पैसा ही नहीं लगाया, बल्कि कई यूरोपियन देश ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को बहुत सारे न्यूक्लियर पार्ट्स भेजे। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जब ये बात का खुलासा हुआ हॉलैंड में कि उनके यहाँ के ब्लूप्रिंट्स जब अब्दुल कादिर खान लेकर चोरी करके भागा है, हॉलैंड के पास उस समय इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब्दुल कादिर खान के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई कर पाए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते तक तोड़ पाए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर रिश्ते भी बरकरार रखे, अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान का समर्थन भी किया। इसका कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी मदद करी, उसको न्यूक्लियर लेवल पर एक प्लेयर खड़ा करने की कोशिश करी। सारा गेम बदला 1982 में। 1982 में अमेरिका के CIA की देखरेख में बहुत सारे जहाज पाकिस्तान पहुंचे। उस समय क्योंकि सोवियत के खिलाफ एक जिहाद चल रहा था, तो ऐसा माना जाता था कि वो सोवियत जिहाद के खिलाफ बेसिकली असला आया है। लेकिन उन 1982 में आए हुए एयरक्राफ्ट्स में जो अमेरिका से उड़कर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आकर सरगोदा एयरबेस पे उतरे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई असला सोवियत के खिलाफ वाला नहीं था। वहां पर उस समय अमेरिका ने बहुत सारे जहाजों के थ्रू पाकिस्तान को 2 सब क्रिटिकल फिजन कोर्स प्रोवाइड करे। ये जो सब क्रिटिकल फिजन कोर्स थे, ये प्रोटोटाइप थे जो नाटो के सरप्लस कोटा से अमेरिका ने चुपचाप निकालकर वेस्टर्न कंट्रीज के मुंह पर टेप लगाकर पाकिस्तान को प्रोवाइड करे। 1982 में जब ये 2 सब क्रिटिकल फिजन कोर्स
जो कि एक प्रकार के बहुत ही हाईली फिशनेबल मटेरियल था, जब वो ला के सरगोदा एयरबेस उतारा गया, इसके साथ साथ अमेरिका ने चुपचाप बैठकर पाकिस्तान को धीरे धीरे छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी शुरू करी। उसके बाद पाकिस्तान ने सरगोदा एयरबेस के पास नूर खान में, वहां पर किराना हिल कॉम्प्लेक्स के तहत एक फैसिलिटी तैयार करी। कहूता में उसी के पास एक और फैसिलिटी तैयार करी। कहूता में खान रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई अब्दुल कादिर खान के लीडरशिप में, और उस समय एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन का कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चालू हुआ। CIA के अधिकारी, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज अमेरिका की, ये सारे के सारे उस समय पाकिस्तान के साथ हैंड्स इन ग्लव थे। यूरोप के कई देश उस समय अमेरिका के दबाव में बिना कुछ मुंह खोले पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। और इस पूरे रैकेट में पाकिस्तान ने जब अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स अमेरिका के पूरे देखरेख में बनाने चालू करे, उस दौरान अमेरिका ने भी एक निर्णय ये लिया कि क्यों ना हम थोड़े से अपने ही न्यूक्लियर वॉरेट्स इस प्रकार से, जैसे हमने टर्की में भी स्टेबलाइज करके रखे हुए हैं, खैर वो तो नाटो के एग्रीमेंट के तहत है, पर क्यों ना यहाँ पर कोवर्टली पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए उसके यहाँ पर भी रखवा दिए जाएं। और यही हुआ। अमेरिका ने भी जब वॉरेट्स कुछ लेवल के सरगोदा, नूर खान, किराना हिल कॉम्प्लेक्स, कहूता के इस एरिया में रखवाए, उसके बाद ये चीज एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लग गई। दिक्कत ये थी कि उस समय 1982 में जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस बारे में इतला मिली, इंटेलिजेंस मिली कि भारत ये समझ चुका था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश कर रहा है, 1982 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कम्युनिटी को बुलाकर ये बात शेयर करी। उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट कम्युनिटी को पूछा कि यदि भारत को अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना हो, क्योंकि हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में कर चुके हैं, कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, क्या आज की डेट में हमारे पास न्यूक्लियर वेपन डिजाइन करके उसको टेस्ट करने की क्षमता है? उस मीटिंग के दौरान भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को एक पॉजिटिव सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि मैडम, यदि आप अप्रूवल देते हैं तो हम कुछ नहीं तो 3-3.5 महीने के अंदर अंदर भारत के न्यूक्लियर वेपन को तैयार करके उसकी टेस्टिंग कर देंगे। प्रधानमंत्री ने उसको लेके ग्रीन सिग्नल दिया। प्रधानमंत्री ने यह बात बोली कि आप तैयारी कीजिए, हम टेस्ट करेंगे। 1982 में जब पूरी की पूरी रणनीति के तहत भारत अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने जा ही रहा था कि अमेरिका की सैटेलाइट्स ने पोखरण के ऊपर उस समय फोर्स करके इमेज देखकर वहां पर कुछ गतिविधियां होती हुई देखी, और जैसे ही उन्होंने ये गतिविधियां होती हुई पोखरण में देखी, उनको ये समझ आ गया कि पोखरण में ही 1974 का पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। यही गतिविधियां देख के उनको समझ आ गया कि हो सकता है कि भारत की रॉ को ये भनक लग गई हो कि आज पाकिस्तान के अंदर हम क्या गतिविधियां कर रहे हैं। उनको ये समझ आ गया कि कहीं इन गतिविधियों का खमियाजा ये ना हो जाए कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर ले। इस कॉन्टेक्स्ट में 1982 में अमेरिका ने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके ये बात से धमकाया कि यदि आपने किसी प्रकार की न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की कोशिश करी तो उसके अनथिंकेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय कहा कि हमारे पास डोमेस्टिक मुद्दे कुछ ज्यादा ही हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना है, तो क्यों ना हम इस टेस्ट को थोड़ा फॉर द टाइम बिंग टाल दें। टालना अनफॉर्चुनेटली उस समय हमें काफी कॉस्टली पड़ गया, क्योंकि जो चीज हम 1982 में कर बैठे अगर होते तो आज भारत भी परमानेंट 5 मेंबर्स की तरह एक 6th मेंबर होता पूरे वर्ल्ड में जिसके पास एक टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी होती। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उस चीज को टेस्ट उस समय नहीं कर पाए, तो इसका खमियाजा ये हुआ कि हमें टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसकी नेगोशिएशन 93 में स्टार्ट हुई थी और 96 में नेगोशिएट हुआ था, उसके बाद हमने 98 में अपना टेस्ट किया। खैर वो एक अलग डिबेट है न्यूक्लियर वाला, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत 1982 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। भारत उस समय इंटरनल प्रॉब्लम्स से जूझ रहा था। उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को और एम्पलीफाई किया अमेरिका की CIA ने। वो चाहे खालिस्तान का टेररिज्म था एक जगह पर, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी थी दूसरी जगह पर, वो चाहे नक्सलाइट मूवमेंट था तीसरी जगह पर। तो भारत को पूरा इंटरनली ड्रेन करके अमेरिका ने चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस, नूर खान फैसिलिटी, किराना हिल कॉम्प्लेक्स, कहूता के आसपास एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया। वहां पर 2 सब क्रिटिकल फिजन कोर्स जो कि उन्होंने नाटो के प्रोटोटाइप्स सरप्लस से चुरा कर वहां रखे थे, इसके साथ साथ अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरेट्स, इन सबको वहां पर दबा के रख दिया। उनको ये लगा कि चलिए कम से कम ऐसी चीज का यहाँ पर प्रेजेंस होना ही एक प्रकार का भारत के ऊपर डिटरेंस क्रिएट करेगा। 1982 से भारत इस चीज को लेकर परेशान था। इसी रीजन से आप देखिए कि जब भारत ने 98 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, उसके चंद मिनटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भी ये निर्णय लिया और उसी मंथ उन्होंने भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। उनके पास इतना एक्सेलरेटेड लेवल पर न्यूक्लियर वेपन का सपोर्ट कहां से आया? ये है पूरी डार्क हिस्ट्री जो CIA ने, अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन लेने के लिए, सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए उसको आम किया था। सोवियत का जो समर्थन भारत को था उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को प्रॉप अप किया था। अब आप समझ सकते हैं कि आज चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उनको पाकिस्तान से इतना लगाव, पहली बात तो क्यों है? वो लगाव इसी कारण से है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतिहास में क्या किया है। उनको ये पता है कि अमेरिका ने आज पाकिस्तान को क्या दिया है, और
उनको ये भी पता है कि ये जो गंदा खेल हुआ है 1960, 70, 80 के दशक में, इस पर्टिकुलर चीज का इतिहास, एक एक चीज की फाइल पाकिस्तान के पास भी है। आज अमेरिका को पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है जितनी पाकिस्तान को अमेरिका की है, क्योंकि पाकिस्तान यदि आज इन फाइलों को लेकर कभी खोल दे तो अमेरिका की कोई जो बची कुची इज्जत है मार्केट में वो भी खत्म हो जाएगी। और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ पूरा का पूरा यूरोप भी डूबेगा, क्योंकि यूरोप के देशों ने भी स्पेयर पार्ट सप्लाई किए थे। इससे पूरा का पूरा जो ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है वो कोलैप्स करेगा। ग्लोबल लेवल पर ट्रस्ट जो है डिप्लोमेसी में वो कोलैप्स करेगी। इसी रीजन से उसको इन्होंने हमेशा मेंटेन करके रखा था। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के साथ समस्या ये हुई कि 1990 के दशक से, जब से खास करके सोवियत का जिहाद खत्म हुआ, उसके बाद उसने अपनी सारी एनर्जी जो है कश्मीर घाटी के ऊपर लगा दी। कश्मीर घाटी में अलग अलग तंजीम बनाकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा एटसेट्रा, इनके थ्रू जो उसने टेररिज्म वहां पर शुरू किया, उस टेररिज्म को 1998 के बाद, न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद, उसने एक नया ओरिएंटेशन दिया। पाकिस्तान ने 98 के बाद ये बोलना चालू कर दिया कि भारत, तुम यदि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करोगे, अगर मैंने कोई टेररिज्म करा, तो ये याद रखना कि मैं तुम्हें परमाणु बम से मारूंगा। भारत के रिस्पॉन्सेज जो थे उस समय बड़े कंस्ट्रेन हो गए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान जो है एक ही धमकी देने लगा कि देखो, मैं अपने मन से आऊंगा, मैं अपने मन से एडवेंचरिज्म करूंगा, मेरे पास तंजीम है, उनका प्रयोग भी करूंगा और इन सबको यूज करूंगा न्यूक्लियर वेपन की आड़ में, इनको यूज करूंगा एक न्यूक्लियर वेपन की छत्र छाया में, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इशू ये था कि अगर हमें पाकिस्तान के इन गतिविधियों को रोकना है तो हम कैसे रोकेंगे, हम क्या करेंगे। हम बड़े समय तक पाकिस्तान के इस टेररिज्म से ब्लीड करते रहे, लेकिन भारत की मिलिट्री में भी एक पॉइंट पर आके एक फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो गई। अगर पाकिस्तान इस न्यूक्लियर वेपन की आड़ में, जिसको अमेरिका ने बनाकर पाकिस्तान को दिया है, जो आज आधे से ज्यादा अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरेड्स हैं, अगर उसकी आड़ में ये आज हमारे खिलाफ एक टेररिज्म का माहौल बनाता है और इन गतिविधियों से बाज नहीं आता है, तो सबक सिखाना पड़ेगा। और यही 2025 में हुआ। 2025 में ये हुआ कि जब इन्होंने पहलगांव में हमला करवाया, जब इन्होंने पहलगांव में बेकसूरों को मारा, उस आतंकवादी घटना के बाद भारत की मिलिट्री जो थी उसको खुली छूट दी गई आर्म्ड फोर्सेज को कि आप रिटेलिएट कीजिए। जो भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने पॉलिटिकल डायरेक्शन के तहत ऑपरेशन सिंदूर किया, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के थ्रू यही हुआ कि जो किराना हिल कॉम्प्लेक्स था, जो नूर खान के पास फैसिलिटी थी पूरी, उस फैसिलिटी में जब भारत ने ब्रह्मोस मार के गिराया, तो वो ब्रह्मोस उस स्पेसिफिक जगह पर गिरा जहां पर पाकिस्तान के सिर्फ न्यूक्लियर वॉरेड नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरेड इन रियलिटी अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरेड थे। उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, नूर खान, सरगोदा, किराना हिल कॉम्प्लेक्स का होता, उस पूरे बड़े एरिया का जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो पूरा स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है पाकिस्तान की, जब उसके एंट्री पॉइंट के दरवाजे पर जाकर हमने ब्रह्मोस मारा, तब पाकिस्तान को तो छोड़िए, अमेरिका की एकदम से आंख खुल गई। अब आप समझ रहे हैं कि एक दिन पहले वो जेडी वेंस गुप्ता, आंख में सूरमा लगाने वाला एक नंबर का लीचड़ आदमी, वो आदमी जो कह रहा था कि भाई हमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है उसके बारे में हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये उन दोनों का आपसी मसला है। We're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी क्या हालत हुई कि ट्रंप वहां से फोन करके कह रहा है कि मैंने जो है डील करा दी। देखो, ट्रंप तो दल्ला है, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है गुड़गांव का, तो वो तो डील ही करेगा, उसको तो प्लॉट बेचने। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नूर खान वाली जगह पर ब्रह्मोस गिराया, वो जो ब्रह्मोस था उसने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को ही नहीं, बल्कि अमेरिका के ही वो ही सब क्रिटिकल फिजन कोर्स उनको डिस्ट्रॉय करा। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों उसके बाद तुरंत अमेरिका को एक B-350 AMS एयरक्राफ्ट भेजना पड़ा। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इजिप्ट ने अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के थ्रू तुरंत वहां पर बोरॉन भेजा, क्योंकि वहां पर रेडिएशन लीक होने की और वहां पर जो झटके आए उसके बाद एक प्रकार के जो अर्थक्वेक लेवल पर देखे गए, रिक्टर स्केल पर मेजर किए गए, जिसको पूरा कवर अप किया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी थी कि सब कुछ रिकॉर्डेड था। उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भारत ने इस समय डैमेज किया, ये वो 1982 का बदला था। यदि 1982 में हम अपना वेपन टेस्ट कर लेते तो आज पाकिस्तान को आइसोलेट करके ग्लोबल लेवल पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो 1982 में नहीं हो पाया, वो 2025 में हमने कोशिश जरूर करी करने की, और इस कोशिश से पाकिस्तान एकदम बौखला गया, अमेरिका एकदम बौखला गया, क्योंकि अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई, पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई कि हम
अगर घुस के मारेंगे तो घर में घुस के नहीं मारेंगे, घर में घुस के सबको मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को छोड़ना आवश्यक नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझिए कि ट्रंप ने तुरंत ये जो नैरेटिव चलाया कि मैंने डील करा दी, इन दोनों के बीच में सीज फायर करा दिया, वो ये शब्द क्यों बोलता रहा? क्योंकि एक पॉइंट पर जब भारत ने भी इस चीज की धमकी अमेरिका को दी कि देखिए अगर तुम्हारा सच हमने खोल दिया तो उसके बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे, और ट्रंप को ये बात पता है, वो नोबेल पुरस्कार लेने के लिए बावला हो रखा है। If you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. इस कॉन्टेक्स्ट में उसको भी पता है कि ऐसी परिस्थिति वो क्रिएट नहीं करना चाहता कि जहां पर अमेरिका की बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाए, और उसकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, बट जो है एक रत्ती भर की वो भी निट जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये जो सीज फायर थी ये अमेरिका ने इसलिए कराई क्योंकि उसको ये समझ आ गया कि भारत एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है कि जहां पर वो आने वाले समय में अब पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को ही खत्म करेगा, और ये न्यूक्लियर आर्सेनल लंबे समय तक नहीं रहेगा पाकिस्तान में। इसका अमेरिका जो मर्जी कोशिश कर ले। इसके बाद अब आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए कि क्यों ये सब गतिविधियां होने के बाद अमेरिका जो है पाकिस्तान के एकदम प्रो हो गया, क्यों अमेरिका ने तुरंत जो है एकदम से पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल का गठन करवाया, क्यों क्रिप्टो करेंसी को आज की डेट में वो प्रमोट कर रहा है, क्यों आज की डेट में उसने आसिम मुनीर को जो है व्हाइट हाउस बुलाया, क्यों उसके बाद अमेरिका के कई जनरल्स जो थे उन्होंने पब्लिकली आकर ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली कि नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है, जियोपॉलिटिकली सबसे सिग्निफिकेंट देश है। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि सच छुपाया जाए, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सच आए ना, लेकिन रीजन ये है कि अमेरिका जितना मर्जी सीज फायर बोल ले, एट द एंड ऑफ द डे जो भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan. पाकिस्तान ने फोन करा, सीज फायर के लिए भीख मांगी। भिखारी देश जो हर जगह कटोरा लेके कभी पैसे मांगता है, वो आज सीज फायर की भीख इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसको पता था उसके क्या एसेट्स, कौन से आर्सेनल डिस्ट्रॉय किए गए हैं, और एसेट्स और आर्सेनल उसका नहीं था, वो एसेट्स और आर्सेनल रखवाए गए थे किसी और के, और जिसके थे इस रीजन से वो भी बावला हुआ कि सीज फायर करो। तो आई होप अब आपको ये चीजें पूरी क्लियर हुई कि आज इशू सिर्फ ये नहीं है कि हुआ क्या, इशू ये है कि पाकिस्तान को एक मैसेज मिल गया है कि जहां भारत अब घुस चुका है, भारत के लिए अगला स्टेप क्या होगा, अब इसका अंदाजा सिर्फ पाकिस्तान ही लगा सकता है। धन्यवाद।